F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी है. चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम. चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम. लास्ट यही किया था क्या? ठीक. कनेक्टेड मोशन भी किया था. न्यूमेरिकल बहुत है इस चैप्टर में. इस पूरे महीने ये चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा. चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन शुरू करवाता हूँ इससे. सर गाड़ी में ये क्यों देते हैं शॉकर्स? गाड़ी में शॉकर्स क्यों लगाते हैं? ये मैडम ने पूछा व्हाई डू वी यूज शॉकर्स इन कार्स. अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो इसको, ताकि गाड़ी गड्ढे में बजे ना. ये लिख के आओगे वहां पर मतलब फिजिक्स के पेपर में, ताकि गाड़ी गड्ढे में बजे ना. बढ़िया, ये भी बढ़िया. क्या लिखोगे? Why do we provide shockers in cars? बिल्कुल ठीक तो बात है. गड्ढे में जब गाड़ी जाएगी तो आपका जो इम्पैक्ट का टाइम है वो बढ़ जाएगा. एकदम नहीं रुकोगे, एकदम नहीं रुकोगे, तो धीरे 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 करके ऐसे करके रुकोगे. जब धीरे धीरे करके ऐसे रुकोगे तो आपको शॉक या फोर्स जो होगी, इम्पैक्ट जो होगा वो कम लगेगा. इसलिए शॉकर्स लगाए जाते हैं. सीट बेल्ट क्यों लगाई जाती है? हाँ बताओ. सेफ्टी तो सबको बताओ. आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, वो बताएंगे वो सीट बेल्ट इसलिए लगाई जाती है. बताइए. आराम से आगे जाए. आगे तो जाएंगे ही नहीं, आगे तो जाएंगे ही नहीं. सोचिए सोचिए. अभी पीछे में एक वो देख रहा था, कहीं पहाड़ों पे घूमने गए होंगे लोग. स्कॉर्पियो में कोई लड़की चला रही थी या बैठी हुई थी, अचानक से बिना सीट बेल्ट के बैठी हुई थी. बहुत तेज चल रहा था स्कॉर्पियो. अचानक से गाड़ी सामने से आके हेड ऑन कोलिजन हुआ, ठुक गई गाड़ी बहुत तगड़ी. वो लड़की अपनी सीट से उछली है, शीशा तोड़ते हुए दूसरे वाले के बोनेट बाहर. इसीलिए सीट बेल्ट लगाई जाती है. गाड़ी स्कॉर्पियो का मोमेंटम अच्छा खासा रहा हो, सामने से भी गाड़ी आई, हेड ऑन कोलिजन हुई. जब दो कार्स यूं आती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी भी बढ़ जाती है. रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है, 10 उसकी 10 हमारी 20 हो गई. तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ गई, हमारी कार का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है. जैसे वो मोमेंट टकराई, मोमेंटम एकदम से जीरो हो गया. विद इन नो टाइम मोमेंटम जीरो हो गया. सीट बेल्ट बंधी हुई नहीं, क्या होगा? धड़ाक से आगे. यही होता है सीट बेल्ट का. ठीक है. चलिए कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस करते हैं. एक रबर बॉल है 50 ग्राम की. रबर बॉल है 50 ग्राम की और इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर. 1 मीटर की हाइट से वो गिर गई और रीबाउंड करके दोबारा से कहाँ चली गई है? 0.5 मीटर. कल तुम्हारी क्लास केमिस्ट्री की शाम को ही है, 5:30 to 7. 5:30 to 7, सुबह नहीं. Find the impulse and the average force. Find the impulse and the average force between the ball and the ground. If the time for which they are in contact was, if time for which जो आपको अच्छा लगे. 10 ले लीजिए. इसमें 9.8 लिया हुआ, आप 10 ले लीजिए. जब भी आप क्वेश्चन करें सबसे पहले अपने आप से ये पूछें और 4 बार इसके फॉर्मूले याद करें. परसों इम्पल्स और फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ. सेकंड लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. 2 फॉर्मूले हमने करे थे. हमने किया था फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और टाइम को इधर ले जाऊं तो फोर्स इंटू टी क्या कहलाता है? इम्पल्स. और इम्पल्स किसके बराबर आ गया? चेंज इन मोमेंटम.
अगर मोमेंटम बदलेगा तो फोर्स जरूर लगेगी। अब ये इम्पल्स की बात कर रहा है, कह रहे हैं इम्पल्स निकालो। अब इम्पल्स का फॉर्मूला या तो एफ इंटू टी कह लो, या इम्पल्स किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम। उस दिन भी हमने बात करी थी, तुम्हें याद होगा, अगर एक m मास की बॉल v वेलोसिटी से यूं जाती है और v वेलोसिटी से वापस आती है, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, -2mv कह लो या 2mv कह लो। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ था, 2mv। इसका मतलब इम्पल्स में चेंज हुआ तो इसका मतलब दीवार पे फोर्स लगी, यहाँ पर भी ऐसा हुआ, ये गई होगी टकराकर वापस भी गई होगी, बस फर्क सिर्फ इतना है उतनी वेलोसिटी से ऊपर नहीं गई होगी, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से टकराती है अगर उतने से वापस जाती है तो फिर वहीं पहुंच जाती, लेकिन वहाँ नहीं पहुंची, उसके आधे डिस्टेंस पे पहुंची। मान लो ये वेलोसिटी है v1, ये वाली वेलोसिटी है v2। देखो आपको जो वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ाया था उस स्कूल में नंबर लेने के लिए नहीं पढ़ाया केवल, वो इसलिए पढ़ाया गया था आप जितना हो सके उसका इस्तेमाल करें, जितना हो सके इस्तेमाल करें। चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो डायरेक्शंस का खास ध्यान रखना, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव लेना। दूसरी बात, बॉल रुकी हुई है, बॉल ऊपर है, बॉल चल रही है, नहीं चल रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही है, g इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, और g की वैल्यू हमेशा ही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, डाउनवर्ड्स, ये बात ध्यान रखना। तो जब भी आप मान लो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो, एक को नेगेटिव लेते हो, तो g की डायरेक्शन हमेशा कैसी ली जाएगी, नेगेटिव, वो नीचे नीचे डाउनवर्ड, ठीक है ना। अब डाउनवर्ड वाली को आप पॉजिटिव लो नेगेटिव लो तो आप क्या, हाँ जी, तो मैंने अलग सवाल पूछा, ये तो मैंने कल वाला पूछा कि अगर v वेलोसिटी से बॉल गई, v वेलोसिटी से टकराकर वापस आई तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो आप बोलोगे 2m, है ना। यहाँ तो अलग चीज है, ये तो मैं कल का याद दिला रहा था, कैसे करूँ। इम्पल्स किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम। जब बॉल इससे टकराएगी वेलोसिटी निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अगर ऐसी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अब याद कर लो यार, ये बार बार मत करा लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, उसी से निकाला है हमने। कैसे निकाला है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर किसके इक्वल है, u है नहीं, a g के बराबर है, तो रूट इधर लगेगा तो अपना, ठीक है। जिस वेलोसिटी से टकराएगी v1 कितना है, किसी वेलोसिटी से उठेगी भी ऊपर तो उसका नाम क्या है, v2। v2 कितनी हो जाएगी, सिर्फ फर्क क्या है, v1 नीचे को है और v2 ऊपर को है। बताओ ये वाली, ये डायरेक्शन नेगेटिव ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उल्टा कर लो, तो इसका मतलब v1 नीचे को है तो v1 कैसी हो गई, v2 किधर को है, v2 कैसी हो गई, g कैसा है, नीचे को, नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी ली है, माइनस हो गई। क्यों कर रहा हूं मैं सब, मोमेंटम इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ, मास इनटू वेलोसिटी, यही तो हुआ। अच्छा मास कॉमन ले लूं तो 50 ग्राम की बॉल है, v2 कितना है, v1 कितना है, कितना आ गया ये, रूट 2gh2 प्लस रूट 2g। आपके पास हाइट है दोनों, पहले की कौन सी हाइट थी, 1 मीटर, कितना ऊपर गई, ½ मीटर, वैल्यू डालिए, इम्पल्स निकल आएगा, डालिए। बढ़िया रानी, छोटी बच्ची थोड़ी है, यहाँ से जब बॉल फेंकेगी तो वेलोसिटी कितनी है, v2, यहाँ जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0। अब देखते जा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर क्या लगाया, 2s, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो v2 किसके बराबर आ गया, ठीक है। भावना ये सारी चीजें नहीं है,
ये मत सोचा था कि जूही को समझ में आ गया तुझे नहीं आया, नहीं आया तो मैं इसीलिए बैठा हूँ यहाँ पर। कोई चीज़ समझ में नहीं आती, चाहे वो 9th की है जो 8th की पूछा था तो नहीं आ रही मेरे से, मैं बताऊँगा मेरा काम है। अगर कॉपी करना तो कोई फायदा नहीं करने का। सर माइनस तो लिखा ही नहीं, मैंने तो प्लस लिखा बीच में, और क्यों लिखा वो भी आपको दिख रहा है। एक डायरेक्शन, ये भी लिखो, ये भी लिखो, वैल्यूज डाल लो, आंसर निकल आएगा। जहां इंपल्स डिफाइन किया था वहां पर हमने क्या लिखा था? जब हमने पहली बार इंपल्स डिफाइन किया तो हमने क्या लिखा था? नहीं, हमने लिखा था एवरेज फोर्स इनटू टाइम। आपसे वो ये भी तो पूछ रहा है, मतलब आपका ये इंपल्स निकल जाए तो इसको किससे डिवाइड कर देना, तो एवरेज फोर्स निकल आएगा। तो एवरेज फोर्स क्या हो गया? इंपल्स अपॉन में टाइम। डायरेक्शंस का बहुत ध्यान रखो, इस पूरे चैप्टर में डायरेक्शन के अलावा कुछ नहीं है। अब टाइम आ चुका है कि आप घर जाएं और बुक खोलें और जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है उन्हें करें। 10 करें, उसमें से 2 होए कोई बात नहीं, 8 मेरे पास ले आओ, कम से कम डाउट तो लाओगे ये हमसे नहीं हो पा रहा है। अब तो टाइम आ गया बेटा, समय नहीं, अब 2 महीने हो गए तुम्हें। अब ज़्यादा लेट मत करो चीज़ों को, बढ़ता जाएगा बोझ। हाइट भी है तेरे पास तो भैया, हाइट भी है, हाइट भी है। पहली हाइट है 1 मीटर, दूसरी हाइट है आधा मीटर, तो h2 क्यों लिख रहा है उसको? बाद में लिखेगा। चलो कितना है बताया नहीं तुम्हें? 2√5 का मतलब √5 आएगा तकरीबन 2.23 का स्क्वायर कितना होता है? 529, 22.2 के आसपास होगा, 25 के आसपास। इंटू क्या था? इंटू 2, ये हो गया 4.5 के आसपास। एवरेज फोर्स का आंसर आ रहा है 3.78 न्यूटन, और इम्पल्स का आंसर आ रहा है 0.378। चल कोई नहीं, घर जाकर मैं बता दो ना, √5 की वैल्यू ऐसे लगाओ ना अंदाजा। 22 का स्क्वायर होता है 484, अंदाजा लगा ना। 22 मतलब 2.2 का स्क्वायर करेगी तो 4.84 आता है, और 23 का करेगी 5.29, मतलब 2.3 का करेगी तो 5.29, यानी 2.2 और 2.3 के बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट करता है, तो 2.23 ले ले, 2.24 ले ले अंदाजे से। हटा दूँ इसे, कितना 100 क्यों करें? घर पे चले, गंदी वैल्यू से घर पे चले। अब टाइम का मतलब ये समझ में आ गया कंसेप्ट क्या कर रहा हूँ? नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आई चीज़ें क्या कर रहा हूँ? ये डायरेक्शन नेगेटिव ले ली तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया। हाँ बोलो, दोबारा थोड़ा तेज बोलो। H2 के केस में G तो हर बार ही नेगेटिव है। मैंने बोला चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे जाए, G की वैल्यू हर बार किधर को होगी? नीचे को। तो नीचे को आपने जो डायरेक्शन ले लिए वो साइन लगा दीजिए, मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। आप बॉल को नीचे से ऊपर भेजें, आप ऊपर से नीचे भेजें, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ से। मैं क्या कह रहा हूँ? G इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। G डाउनवर्ड है और आपने डायरेक्शन नेगेटिव ले रखी है तो आप माइनस लगाइए, बिंदास लगाइए, ठीक है ना? आगे चलिए, जो ही हाथ में राइफल दे दूँ क्या होगा? राइफल चलाने को दे दूँ मशीन गन तो क्या होगा? चला दूंगी। बहुत शाबाश। एक मशीन गन है, उसमें मशीन गन में से 40 ग्राम की बुलेट्स फायर हो रही हैं
कितनी स्पीड से? 1200 मीटर पर सेकंड से। जो पर्सन उसको होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब तक आप क्या करते थे? छोटी क्लास में थे तो आपसे कहते थे व्हाई डज द गन रिकॉइल, तो आप कहते थे क्योंकि एक्शन लगता है बुलेट पे, रिएक्शन मिलता है आपका, तो आप पीछे की तरफ जाते हैं। यही तो करते थे अब तक। अब ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं जिसमें आपको ये निकालना पड़ेगा कि कितना रिएक्शन और कितना एक्शन और कितनी फोर्स, सब कुछ आप देखिएगा। एक बात बताओ, रॉकेट कैसे चलता है? डाउनवर्ड मोमेंटम ऑफ गैसेस और अपवर्ड मोमेंटम ऑफ, जितनी जोर से गैसेस को नीचे फेंकोगे उतना तेजी से रॉकेट ऊपर जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? जितना गैसेस का मोमेंटम नीचे को होगा उतना ही रॉकेट का मोमेंटम ऊपर को होगा। जितना बुलेट का मोमेंटम आगे होगा उतना ही गन का मोमेंटम पीछे की तरफ होगा। और अगर मोमेंटम में चेंज आता है तो इसका मतलब क्या है? फोर्स लगी। मोमेंटम में चेंज आया, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होता है? फोर्स। और सिर्फ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? इम्पल्स। अब ये कह रहा है 40 ग्राम की इतनी 40 ग्राम की बुलेट्स फायर होंगी मशीन गन से। मशीन गन से एक एक बुलेट तो फायर होती थी, बहुत सारी होंगी। अब वो कहता है जो पर्सन पकड़े बैठा हुआ है उसको 144 न्यूटन की फोर्स मैक्सिमम उस पर लगा सकता है। बताइए कितनी बुलेट्स पर सेकंड को फायर कर पाएगा? एक बार सुनो, एक बुलेट फायर करेगा तो बुलेट का मोमेंटम कितना हो गया? mv। 40 ग्राम की बुलेट है, वेलोसिटी दे रखी है, बुलेट का मोमेंटम हो गया। जितना बुलेट का मोमेंटम होगा उतना ही पीछे गन का मोमेंटम होगा। ये तो बात समझते हो? अब यहाँ से एक बुलेट तो निकल नहीं रही है, बहुत सारी बुलेट निकल रही है एक सेकंड में बहुत सारी बुलेट्स निकल रही है। मान लो 100 निकल रही है तो मोमेंटम कितना हो गया बुलेट्स का? इतना। तो गन का मोमेंटम भी उतना ही हो जाएगा, गन का मोमेंटम भी उतना ही हो जाएगा। वो कह रहा है कि मैं 144 न्यूटन की मैक्सिमम फोर्स लगा सकता हूँ, उससे ज़्यादा हो गई तो मैं कुछ पीछे चला जाऊँगा। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। अब वो कह रहा है बताओ कितनी बुलेट्स पर सेकंड फायर करनी पड़ेगी? नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड। दिमाग में एक ही चीज लगाओ कि मोमेंटम जितना बुलेट्स का है उतना ही गन का पीछे की तरफ। बताइए कैसे? कितना? वेरी गुड, 3 आंसर आ रहा है। कैसे आ रहा है बताइए? मोमेंटम बुलेट्स का निकाल लिया, मोमेंटम ऑफ बुलेट्स। मोमेंटम ऑफ बुलेट्स निकाला है या मोमेंटम ऑफ बुलेट्स पर सेकंड निकाला है? और कितनी बुलेट्स का निकाला है? किसका चेंजिंग मोमेंटम निकाला? बताइए ना, फिर मैं तो मना कर रहा हूँ। इनिशियल मोमेंटम तो बुलेट्स का 0 है, फाइनल वाला होगा आपके पास m/v। एक का निकाला है, n का निकाला है, एक का। तो मोमेंटम ऑफ 1 बुलेट, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। 48 आ रहा है, चलिए 48 आ रहा है। 48 क्या? kg मीटर पर सेकंड। 48 आ गया। एक बुलेट कहाँ है करवाइए? फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मोमेंटम में चेंज आया 48, टाइम कितना? 1 सेकंड। अच्छा, तो ये आ गया 48। 144 को इससे डिवाइड कर दिया, इससे क्या हो गया? नंबर ऑफ बुलेट्स। चलो ठीक, सर कुछ नहीं होगा, सिर्फ टेंशन वाली बात है। ये पढ़ा हुआ है कहीं पर? कितनी फोर्स लगाई, कितने टाइम के लिए लगाई, और इक्वल टू क्या? चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। कितनी फोर्स लगा रहे हो आप? 144। मैं पर सेकंड की बात कर रहा हूँ। मोमेंटम में चेंज कितना हुआ है?
एन क्या है? फायर्ड पर सेकेंड। एक बार फिर से देखेंगे, एक बुलेट का, दोबारा देखो, छोड़ो सब छोड़ो, आप चेंज इन मोमेंटम में इंटरेस्टेड हो बुलेट्स में। बुलेट का इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? कुछ mv हो गया। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करोगे तो सिर्फ क्या आएगा? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम कितना है? चेंज इन मोमेंटम किसका? बुलेट। ठीक, कितने बुलेट का? एक का। तो अगर चेंज इन मोमेंटम ऑफ n बुलेट्स निकालना है तो क्या करोगे? nmv। और चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है? इम्पल्स। इम्पल्स किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू टाइम। और आपसे वो पूछ रहा है कितने बुलेट एक सेकंड में फायर करे, यानी टाइम कितना है? 1 सेकंड। कितनी फोर्स लगा रहा है वो रोकने के लिए उसको? 144 न्यूटन। मास कितना है बुलेट्स का? कितनी वेलोसिटी से फायर कर रहे हो? n निकल आएगा आपको। कितना बेटा वो? 3। तो 3 बुलेट्स पर सेकेंड फायर करिए। ठीक है, अभी वो मुझे क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, इसके बाद एक क्वेश्चन और था, सुनिए क्या क्वेश्चन था वो, अभी मैं मिल जाएगा तो बता दूंगा, फिर भूल जाऊंगा नहीं तो। ये ना एक मेटल की प्लेट है, एक बार देख लो इधर देखो, ये मेटल की प्लेट है, यहाँ से बुलेट्स फायर हो रही है इसको, और वो बुलेट यहाँ से टकराकर वापस आ जाती है, और धड़ाधड़ बुलेट्स फायर हो जा रही है, जितनी बुलेट वेलोसिटी से बुलेट जाती है उतनी वेलोसिटी से बुलेट नीचे आ जाती है। कहता है हम इतनी बुलेट्स पर सेकंड मार रहे हैं कि ये जो भी लोहे की प्लेट है ये नीचे गिर ही नहीं रही है, ये नीचे गिर ही नहीं रही है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? यहाँ से बुलेट्स जा रही है, पर सेकंड फायर हो रही है, उतनी वेलोसिटी से बुलेट्स वापस आ रही है, जितनी वेलोसिटी से जा रही है उतनी वेलोसिटी से वापस आ रही है, और धड़ाधड़ नीचे से फायर हो रहा है। और ये बुलेट, ये जो आपकी प्लेट है भारी सी, ये वही हवा में टंगी हुई है, क्यों रुकी हुई है? अपने आप से सवाल पूछा करो, नीचे कौन लाएगा? ये बुलेट ना मारता तो नीचे कौन लाता? ग्रेविटी माने वेट बोला कर, कौन नीचे लाता है इसका? नीचे की तरफ क्या लग रही है? वेट। वेट ऑफ प्लेट का ये mg आ गया। अब क्या बुलेट्स यूं टकराकर वापस आ रही हैं? अभी दीवार से टकराकर जब आनी वो बुलेट वापस आ रही थी या बॉल वापस आ रही थी, तो चेंज इन मोमेंटम कितना बोला था? 2 mv। b से जा रही है, b से वापस आ रही है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है? सॉरी 2 mv। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम किसके बराबर होता है? अगर चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ले लो तो किसके बराबर है? फोर्स। कौन सी फोर्स के बराबर है? इनको इक्वेट कर दूंगा मेरे आंसर में, बस ये ध्यान रखना ये प्लेट का मास है। ना छोड़ो, मुश्किल है, कोशिश करो, करो चलो। नीचे कौन लाएगा? ग्रेविटी को तो आग लगा दो, ग्रेविटी मत बोला करो, वही बोला करो जो लिखना है फॉर्मूला। वेट, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स सब एक ही बात है, एक ही चीज़ है, एक ही फॉर्मूला है, सब कुछ एक। क्या कौन नीचे लाएगा? वेट। किसका वेट? नीचे लाएगा। कौन रोक रहा है उसको? नीचे से बुलेट्स जो फोर्स लगा रही है वो, बुलेट्स कितनी फोर्स लगा रही है? अगर मैं 1 सेकंड में 10 बुलेट्स फायर करता हूं, एक बुलेट का मोमेंटम कितना चेंज होगा? तो 10 बुलेट्स का मोमेंटम कितना चेंज होगा? 2 mv। समझ में आया? हाँ ना? कॉन्फिडेंस नहीं करता, नहीं लाना आ गया ना? -2 mv 2 mv से मुझे फर्क नहीं पड़ता, माइनस से क्या फर्क पड़ता है? ध्यान रखिएगा, जिस तरफ फोर्स लगेगी मोमेंटम में चेंज उसी तरफ आएगा। जो हमने न्यूटन का सेकंड लॉ लिखा था, तो पीछे एक लाइन लिखी थी, चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है ना? क्या बुलेट के मोमेंटम में चेंज आया? अगर बुलेट के मोमेंटम में चेंज आया, इसका मतलब फोर्स लगी कि नहीं लगी? ठीक, मोमेंटम में कितना चेंज आया? एक बुलेट का। और मान लो मैंने बुलेट कितनी फायर कर दी? n। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, टाइम तो मैंने हमने कितना ले लिया? 1 सेकेंड। तो ये फोर्स mg किसके बराबर है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट्स।
प्लेट का वेट कितना है, बड़ा एम ले लेता हूँ। बुलेट्स का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है और कितनी बुलेट्स हैं, नंबर ऑफ बुलेट्स हैं। आराम से सोचो हिमांशी, जब हम बुलेट्स फायर करेंगे नीचे से तो बुलेट्स टकरा टकरा कर वापस आ रही है उतनी वेलोसिटी से। तो मैं एक आपसे सवाल पूछूं, क्या मोमेंटम में बदलाव आया? और अगर मोमेंटम में बदलाव आया तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर चेंज इन मोमेंटम है तो क्या लग रही होगी? बस इसी कंसेप्ट को हमने किया कि बुलेट्स का मोमेंटम बदल रहा है इसलिए बुलेट फोर्स लगा रही है या बुलेट पर फोर्स लगी, कैसे भी कह लो आप। और इसका प्लेट का एक वेट किधर है, नीचे की तरफ। दोनों चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी, तभी प्लेट वही रुकेगी। क्योंकि वो कह रहा है क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती, लेकिन हम यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। वो बुलेट दे रहा है 1200 मीटर पर सेकंड, यहाँ नहीं सोचा तूने कितनी किलोमीटर होगी, 3600 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत तेज थी। हम तो बात ही नहीं करते, कई बार हम लिख देते हैं मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड वॉकिंग, अरे हमें क्वेश्चन करने से मतलब हमें क्या करना है, तेज चल रहा है या पूरा सुपरमैन हो। 20 मीटर पर सेकंड, थोड़ा अंदाजा भी रखा करो। ये कमरा जिसमें हम बैठे हुए हैं इसकी लंबाई 5 या 6 मीटर है। 5 या 6 मीटर मतलब संदीप सर के पास पहुंच जाओगे 1 सेकंड में। आप सोचो, ये भी पार हुई, ऑफिस भी पार, उसके बाद गैलरी पार करके 1 सेकंड में उधर। इसलिए प्रैक्टिकल होकर मत सोचो, कई बार हम वैल्यूज वैसी ले लेते हैं, हमें क्या करना उस चीज़ से। उस दिन कर रहे थे ना, रेन इज फॉलिंग एट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, बताइए ज़्यादा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक्स की कोई गलती नहीं है, हमें कंसेप्ट समझाना। आगे देखिए, ये कह रहा है जी बॉल मोमेंट 5 kg पर मीटर पर सेकंड की मोमेंटम से चल रही है। देख, तो वेक्टर्स अच्छे से रिवाइज कर लो, अगले साल तक खून पिएंगे वेक्टर्स। और वेक्टर्स आपने अगर अच्छे से समझ लिए तो चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा आसान है। ये IJK का जो सारा गेम है, अभी रिलेटिव वेलोसिटी में एक बार दोबारा कराऊंगा, बिल्कुल नए तरीके से कराऊंगा, बिल्कुल कंसेप्ट नया होगा। अब तक तो मैंने बहुत ब्लंट तरीके से कराया, लेकिन तुम लोगों ने प्रैक्टिस घर जाकर उससे भी नहीं करी। इसने किए 2-4 क्वेश्चन इसने मेरे से पूछे, बाकी किसी ने पूछे। और रिवर मैन के क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा, सारा वेक्टर से कराऊंगा, फिर से ध्यान से करना। अब तो नहीं जाएगा ना, ठीक। बॉल आ रही है इधर से, इसका मोमेंटम है 5 kg मीटर पर सेकेंड, और इतने ही मोमेंटम से वापस जा रही है रिफ्लेक्टेड बैक एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये समझ लो बॉल, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। बॉल मूविंग विद a momentum of 5 kg मीटर पर सेकेंड strike against a wall at an angle of 45 degree and is reflected at the same angle. Calculate the change in momentum. Calculate change in momentum. जब से वेक्टर्स को रिजॉल्व करना सीखा है, हम ये टेढ़ी टेढ़ी चीज़ें खत्म ही कर देते हैं। रिजॉल्व करना सीखा है यानी वेक्टर के आपने क्या तोड़ने सीखे, कॉम्पोनेंट। तो ये जो टेढ़ी लाइनें आ रही है तो इसको आप खत्म करते ही आप इसको क्या कर लेते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो जब ये आ रहा है, लेट अस से ये खींच दिया मैंने आगे, ये इसका इनिशियल मोमेंटम था इस तरफ। इनिशियल मोमेंटम में कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहा होगा, कुछ क्यों ना इसके ब्रेक कर दिए जाए कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट इधर ले लो और एक कंपोनेंट, अभी इसकी बात नहीं कर, अभी हम इसकी बात नहीं कर। कौन कौन से कंपोनेंट्स हो गए इसके, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर इसका मोमेंटम P1 है इनिशियल, ये 45 है, तो ये कितना हो गया, P1 cos 45 और P1 sin 45। भावना बेटिया रानी समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का? अच्छा, तो इनिशियल, इसका इनिशियल मोमेंटम जो था उसके हमने कंपोनेंट तोड़ दिए, P1 cos 45 और P1 sin, टूट गए। अब ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होके ऐसे आया, वही सेम 45 के एंगल। क्या इसके भी कंपोनेंट टूट जाने चाहिए?
बिल्कुल टूट जाने चाहिए। क्या इस मोमेंटम में और इस मोमेंटम में कोई चेंज है? सारा चेंज है, डायरेक्शन बदली हुई है सब, बिल्कुल बदली हुई है। मैंने आपको पहले भी कराया था इस बात के लिए। एक बॉल 5 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड से टकराई और 5 मीटर पर सेकंड से दोबारा ऊपर उठ गई, एक्सेलरेशन है कि नहीं है? मान लो टकराई, ग्राउंड के पास कितनी देर रही, कांटेक्ट, टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना रहा? 0.1। मैं आपसे कहता हूं एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालो। कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, मान लो ये वाली, इसको मैं ये लिख दूं, चलेगा? इसको ये लिख दूं, चलेगा? चलेगा ना? चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस अपॉन, और चेंज आया कि नहीं आया? पॉजिटिव आ रहा ना चेंज, इसका मतलब एक्सेलरेशन हुआ है। वेलोसिटी देखो चीजें वही हैं, 9th क्लास में पढ़ते थे आप कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। उस टाइम कहानियां सुनाई जाती थी आपको, सिंपल सिंपल समझाते थे क्या कि यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है, टेंजेंट डालो, टेंजेंट डालो, टेंजेंट डालो। हर पॉइंट पर स्पीड कितनी है? 10 10 10, लेकिन हर पॉइंट पर क्या बदल रहा है? डायरेक्शन। डायरेक्शन बदल गई तो क्या बदल गई? वेलोसिटी बदलने को क्या कहते हैं? पहले हिंदी में पढ़ते थे, उसमें कहानी में पढ़ते थे, अब प्रैक्टिकल क्या, इतना ही तो फर्क पड़ रहा है। अब हम क्या कह रहे हैं? डायरेक्शन भी तो आप कह रहे थे ना डायरेक्शन बदल गई, मैं भी तो डायरेक्शन ही बदल रहा हूँ। पहले किधर को जा रहे थे, अब किधर जा रहे हैं? चेंज हुआ है, डायरेक्शन बदली है। डायरेक्शन बदली है इसका मतलब वेलोसिटी बदली होगी, और वेलोसिटी बदली होगी तो क्या आएगा? तो हम आई जे के क्यों ना इस्तेमाल करें? समझ रहे हो बात? अब ये फाइनल मोमेंटम आ गया, इसका एक कंपोनेंट इधर आ गया P2 cos 45 और एक कंपोनेंट P2 sin 45। समझ रहे हो बात को? अब ये जो बॉल है उतनी ही वेलोसिटी से इधर आई है, बॉल का मास भी वही, वेलोसिटी भी वही। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज आपसे कहूं तो P1 और P2 का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। बॉल का मास उतना ही, बॉल की वेलोसिटी उतनी। मान लो 10 मीटर पर सेकंड से टकराई, 10 मीटर पर सेकंड से इधर आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ क्या बदला है? डायरेक्शन बदली। तुम्हें क्या लगता है इन दोनों के बारे में? ये दोनों वेक्टर्स बिल्कुल बराबर हैं, इक्वल है और ऑपोजिट है, कटेंगे कि नहीं कटेंगे? कट गए, कट गए। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे? फाइनल मोमेंटम माइनस, लेकिन दो डायरेक्शन। देखिए ये ले लो हॉरिजॉन्टल, ये ले लो वर्टिकल। सर दुख रहा है? अच्छा बाम लूं? है मेरे पास। अच्छा मैं अभी दवाई दूँ। क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल और वेक्टर में उसमें ले आएंगे वर्टिकल में। इनिशियल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में कितना था बताओ जरा? इसको तो देखना बंद कर दो, इसके तो 2 टुकड़े आप कर चुके। कितना था इनिशियल मोमेंटम? P1 sin 45 कितना होता है? 1/√2, 1/√2। ठीक, ये लो, ये लो, किस तरह का है? फाइनल मोमेंटम बताओ अलोंग हॉरिजॉन्टल। और P1 और P2 का मैग्नीट्यूड कितना है? सेम। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कट गए कि नहीं कट गए? P1 और P2 का मैग्नीट्यूड कितना है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? कितना आएगा? तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल 0 आ गया। अब आ जाओ वर्टिकल। हाँ जी, माइनस ही करो। नहीं मैंने तो वेक्टर ले लिया ना, आपको ऊपर दिखा दी मैंने, माइनस प्लस के साइन पहले ही कर लिया। मैंने तो माइनस प्लस के साइन पहले से लगा दिया। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? वेक्टर ऐड करने का मतलब क्या होता है? जैसे वो है उनको ऐड कर लिया मैंने, ठीक है ना, एज इट इज ऐड कर लिया मैंने। 2 वेक्टर्स को ऐड करोगे जो इक्वल एंड ऑपोजिट है तो नेट कितना आएगा? वही करेंगे, ठीक है ना। वर्टिकल में आ जाओ,
कितना था? फाइनल में आ जाओ, दोनों नीचे वही है। ठीक है, ऐड करके क्या आएगा? 2 टाइम्स p by root 2 along माइनस j कैप, और p कितना निकाला दिया होगा? 5। इसको रूट टू से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 5 रूट 2 निकला। चलिए ऐड करता हूँ, वेक्टर ऐड कर रहा हूँ सारे। पहले भी वेक्टर ऐड करे थे, अभी भी वेक्टर ऐड कर रहा हूँ। ग्राफिकल देखो, यहाँ पिक्चर देखते हो तो दिखता है ना सामने दोनों ऐड हो गए, पर यहाँ पर क्या होता है? ये भी ऐड ही हुआ है, लेकिन डायरेक्शन क्योंकि ऑपोजिट थी, तो एक प्लस में था एक माइनस में था, कट गया। इसीलिए आई जे के लिखना आसान रहता है। इन दोनों को वेक्टर्स को ऐड ही तो कर रहा हूँ मैं, तो दोनों वेक्टर्स को जब ऐड करूंगा दोनों सेम डायरेक्शन में, तो लिख दिया हमने माइनस जे। ठीक, तो कितना हो गया? 2 टाइम्स हो गया दोनों को। इसके बाद क्या किया है? ये p की वैल्यू कितनी है? 5, तो 10 हो गई, और रैशनलाइज कर दिया, तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 5 is 10, 5 रूट 2। बॉल हाँ, किसको पीछे क्यों लिया बेटा? बढ़ा नहीं दिया, मैंने नहीं बढ़ाया, सुन मेरी बात। इसके कंपोनेंट्स तोड़ेगा तो इसी पैरेललोग्राम तो यही बनेगा। ये तो नया नेट है ना, तो पैरेललोग्राम तो इधर ही बनाऊंगा ना। ये इधर गया तो पैरेललोग्राम इधर बनेगा, और वेक्टर इधर जा रहा है, कंपोनेंट इधर थोड़ी तोड़ूंगा। ये इन दोनों का सम ही तो इसके बराबर आ रहा है, तो इधर थोड़ी बनेगा, ऊपर इधर बनेगा, इधर ही तो बनेगा। बेटा एक बात, पहले तूने पढ़ा था 2 वेक्टर्स को जोड़ना, फिर तूने सीखा 2 वेक्टर को तोड़ना। पहले तेरे को मैं 2 वेक्टर दे रखा था ऐसे, मैं कहता था रिजल्टेंट निकाल दे, तो तू कहता था ये पैरेललोग्राम का डायगोनल। ठीक है, अब तेरे को डायगोनल दिया हुआ है और तुझे इसके कंपोनेंट्स तोड़ने, तो तू उधर की तरफ तोड़े, ऐसे समझ। अगर आप वेक्टर्स लगाएंगे तो आपको लिखना ज़्यादा आसान लगेगा। वेक्टर्स नहीं लगाएंगे तो जैसे बुक में कर रखा है वैसे कर, मुझे लोग दिक्कत। तीन चार लाइनें लिख लो। एन एलिवेटर वेज 4,000 kg, एन एलिवेटर वेज 4,000 kg। When the upward tension in the supporting cable is 48,000 Newton, what is the upward acceleration? क्या? जी एक्सेलरेशन, हाँ इन्होंने से 9.8 ले लिया वो। हाँ तुम्हारा आंसर ठीक से आ रहा है, 2.2 आ रहा है।
पिछले क्वेश्चन पे जाओ और दोबारा सोचो, पिछले क्वेश्चन पे जाओ और दोबारा सोचो। ये तो कर लो पहले, इनका हो गया उनका। हाँ हाँ आ जाओ, पिछले क्वेश्चन पे जाओ और दोबारा देखो। जोई बेटा तू क्या पढ़ रही है, इतना सारा बोझ को डाल दिया, कुछ भी बढ़ा दो उसको वहाँ कर देंगे। कुछ भी पढ़ा दिया मैंने, उसको वहाँ कर दिया। निकाला आंसर इसका कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, इसमें 9.9 आ रहा है। चलो क्या इनका एक्सेलेरेशन हमसे आगे आ रहा था, 2.2 आ रहा था, जी 9.8 था इनका। पिछला वाला क्वेश्चन ठीक कर लेना बेटा, सोचा करो इन चीजों को, इतना आसान मत समझो। तुम लोग क्वेश्चन ही नहीं रेज करते हो, कुछ भी बढ़ाओ। हाँ ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। सिंपल प्रैक्टिकल सी चीज है। ये था इनिशियल मोमेंटम, ये था इसका इनिशियल कंपोनेंट, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये था इसका वर्टिकल कंपोनेंट। बाद में ये टकराकर इधर गई तो फिर आपका मोमेंटम आया p/√2 और इधर आया p/√2। जब चेंज निकालोगे तो क्या करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, इज देयर एनी चेंज? है ही नहीं। अरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई चेंज दिख रहा है तुम्हें? नहीं, पहले भी वहीं को था, अब भी वहीं का था। वैल्यू बदली? नहीं। डायरेक्शन बदली? नहीं। फिर काय का चेंज? यहाँ हुआ है, पहले p/√2 से राइट साइड को था, अब p/√2 से, तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ निकलेगा आपको, निकलेगा नहीं निकलेगा? 2 टाइम्स आए। तो चेंज इन मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वर्टिकल में नहीं है। हॉरिजॉन्टल अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलोंग चेंज इन मोमेंटम नहीं है। रेन मैन की, सॉरी रिवर वेलोसिटी वाले क्वेश्चन करे थे ना, करे थे ना? जब आदमी को बिल्कुल सीधा पहुंचना होता है तो हम कहते हैं इधर इधर जाओ। क्या किसी भी वेलोसिटी से जाओगे, किसी भी एंगल पे जाओगे तो वहां पहुंच जाओगे? कभी सोचते हो इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स भी तोड़ने चाहिए हमें? देखो मान लो ये एंगल है 37, चेक करना 10.75 कितना होगा? 10.75, सॉरी 1037। ये याद कर लो, स्पेशल एंगल्स होते हैं और बहुत जगह आपको देखने को मिलेंगे। बार बार कह रहा हूँ मैं इस चीज़ को, ये 2 एंगल्स बार बार आएंगे आपके पास, इसे कहीं लिख लो। स्पेशल एंगल्स हैं, स्पेशल ट्राइंगल है, अक्सर वो एंगल को 37 लेगा। 1037 की वैल्यू जो होती है वो 3/4 यानी 0.75 होती है। ऐसे ही साइन कॉस की चेक करोगे, इस एंगल के लिए बिल्कुल ठीक आएगी। याद रखना आप इसको, 1037 3/4, 1037 3/4। अब ये v वेलोसिटी से इधर की तरफ गया, इस v वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स भी टूटने चाहिए, v और v cos 45। अब एक बात सोचते हो, रिवर की वेलोसिटी मान लो इधर की तरफ है, इस आदमी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos 45 इधर की तरफ है। अगर v cos 45 और vr बराबर हुए तो ये कंपोनेंट तो कट जाएंगे और वो आदमी बिल्कुल सीधा पहुंच जाएगा। लेकिन कभी सोचते हो v cos 45 अगर vr से बड़ा हुआ तो क्या होगा? इसका मतलब उसकी कुछ वेलोसिटी का हिस्सा इधर को रह जाएगा, तो वो यहाँ पहुंचने की जगह कहाँ पहुंचेगा? इधर की तरफ। अगर vr ज्यादा हुआ तो ये यहाँ नहीं पहुंचेगा, इसे कहते हैं ड्रिफ्ट। अब इस तरीके से करवाऊंगा अगले वाले पार्ट में।
अभी तो मैंने बहुत रफ तरीके सिंपल तरीके से कराया था, सिंपल पाइथागोरस लगा दी, क्योंकि थोड़ा बहुत ट्राई करूँ। अब वेक्टर्स छेड़ूंगा, बिना वेक्टर के तो कंसेप्ट बनता ही नहीं है, बात ही नहीं बनेगी कभी भी आपको। और जो अभी तक बहुत सिंपल कर रहे थे ना कि हाँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी करा, विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या होता है, कराया हो तुम्हें शायद इस तरीके से नहीं कराया कि बी को रेस्ट पर ले लो या कुछ कराया नहीं ऐसा, रिलेटिव वेलोसिटी करा दी। अब की बार जब रिलेटिव वेलोसिटी कराऊंगा ना क्लास में छोड़ना, जो पहली बार पता लगेगा रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं किसको, पढ़िएगा ध्यान से। ये बना लिया आपने, इसको भूलिएगा नहीं, ये बहुत काम आएंगे आपके एंगल्स, बहुत कॉमन है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। ये बात मेरी समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ, इसलिए वेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस हर बार नहीं लग जाती। चलिए यार एक कल आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी किया था, किया था ना, उसमें बहुत सारे कराने हैं। बेटा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करने हैं, अब शुरू कर दो, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, लेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। चलो एक क्वेश्चन लो, एक कार ले लो, इसका मास है 1000 kg, ठीक है, और ये 32 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और ये एक ट्रक है, और इसने पीछे से जाके इसको हिट कर दिया। इसने एक ट्रक को पीछे से जाके हिट कर दिया, ट्रक का मास है 1000 kg और ट्रक जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे की तरफ। बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट, सिंपल क्वेश्चन। कहता है कोलिजन के बाद ये जो कार है ये पीछे की तरफ बाउंस बैक करती है 8 मीटर पर सेकंड से। कोलिजन के बाद ये कार 8 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ आई। कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रक आफ्टर द इंपैक्ट। What is the velocity of the truck after impact? अब देखो सिस्टम हमारे पास दो ही चीजों का है, एक ट्रक है और एक कार है। कार ट्रक पे फोर्स लगा रही है, ट्रक कार पे फोर्स लगा रहा है, कोई और आपस में बाहर से कोई फोर्स लग रही है नहीं। और जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है तो सिस्टम का क्या मोमेंटम कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। मोमेंटम कंजर्व करने का मतलब इन दोनों का मोमेंटम टकराने से पहले जो हुआ करता था वही टकराने के बाद भी रहेगा। कार का मोमेंटम कितना था, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक। बस गुड़िया रानी ध्यान रखना, ये डायरेक्शन प्लस ले रहे हो तो ये डायरेक्शन माइनस, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी। ट्रक में आइए 8000 kg का ट्रक हो गया, कितनी वेलोसिटी हो गई 4, निकल गया। टकराने के बाद की बात करो, कार तो बाउंस बैक कर गई पीछे को, यानी 1000 kg की कार -8 मीटर पर -8 मीटर पर सेकंड से पीछे को आ गई। और ट्रक पता नहीं कितनी वेलोसिटी से आगे गया, और यही वेलोसिटी तो आपको निकालनी है। सॉल्व करो, ये तो 9th लेवल का क्वेश्चन को बहुत आसान सा क्वेश्चन। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लग रही है, कार में, ट्रक पे टक्कर मार दी, ट्रक में कार पे मार, सिस्टम वही है।
टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम सेम आएगा। वैल्यू क्या आ रही है? 9 मीटर। चलिए आगे चलते हैं। जैसे अभी हमने मशीन गन पकड़ी थी वैसे ही अब एक और क्वेश्चन सेम सही। एक हंटर के पास मशीन गन है जो 50 ग्राम की बुलेट्स को फायर कर सकता है 150 मीटर पर सेकेंड से। 50 ग्राम की बुलेट्स 150 मीटर पर सेकेंड से फायर करेगा। यहाँ पे एक शेर अब तुम बना लेना कैसा शेर, ये इसकी तरफ लगता, ठीक, कितनी स्पीड से और कितने केजी का? वो कमजोर है, कुत्ता है, 60 किलो, ज्यादा कमजोर है, खाने पीने में। अब ये हंटर की तरफ एकदम से द टाइगर स्प्रिंग्स एट हिम, एकदम से छलांग मारने की कोशिश की उसने। अब ये क्या करेगा? हंटर क्या करेगा? हंटर यहाँ से फायर करेगा, हंटर यहाँ से फायर करेगा, कितनी बुलेट्स पर सेकंड फायर कर दे कि ये शेर यहाँ से हिल भी ना पाए, वहीं रुक जाए। शेर का मोमेंटम दिखता है, शेर का मोमेंटम दिखता है। अगर इतनी मोमेंटम से बुलेट्स फेंक दी आपने, खत्म कर देंगे इसको यहीं पे, हिल नहीं पाएगा यहाँ से, क्वेश्चन खत्म हो। समझ रहे हो ना? जितना मोमेंटम इसका है दिख रहा है 60 × 10, अगर इतना मोमेंटम तुम्हारी बुलेट्स का हो गया तो यहीं रुक जाएंगे। ज्यादा हो तो शेर पीछे, ज्यादा हुआ तो शेर पीछे, जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा। इतना क्वेश्चन सोचता क्यों है? देख सुन, दो 60 किलो, दो 100 किलो के सुमो, दोनों 2 मीटर पर सेकंड से आए, टकराए, कहाँ को जाएंगे? बाउंस बैक करेंगे पीछे, कहीं भी नहीं जाएंगे। दोनों का मोमेंटम सेम है, वहीं रुक जाएंगे टकरा के। लेकिन अगर इसका मोमेंटम ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? और इसका मोमेंटम ज़्यादा हुआ तो यही तो होता है। यहाँ पर क्या होना है? अगर इसको यहीं रोकना, जहाँ ये खड़ा है, अब ये यहाँ से जस्ट छलांग मारी इसने, लेकिन इसको रोकना है यहीं पर, तो जितना मोमेंटम इसका था उतनी मोमेंटम की बुलेट्स यहाँ से फायर कर दो, खत्म करवाओ। 80 तो क्या हो गया? हमें क्या करना? एक बुलेट मारोगे तो रुकेगा नहीं ना। क्या पता वो एक बुलेट से मर जाए, लेकिन वो आ पड़े इसके सिर पे, मर जाएगा बेचारा। हमें उसे वहीं रोकना है, हिलने नहीं देना उसे। नहीं उड़ा नहीं है, बस वो समझ लो कि वो निकला ही है यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से, और यहीं ढेर कर देना इसे, आगे नहीं आने देना इसे। उतनी टेंशन मत लेना, 150 मीटर पर सेकंड की बुलेट थोड़ी थोड़ी होती है। फिर तो प्रैक्टिकल को करा। अब शेप भी तो नहीं होता 60 किलो का, तो कहने की बात कुत्ता थोड़ी मार है। आगे चलो, इसमें इतने क्वेश्चंस हैं, ये पूरा महीना खींचेगा। 15 दिन अगले लॉज ऑफ मोशन नहीं होगा, कुछ होने का ही। एक बॉडी रेस्ट पर है और ये एक्सप्लोड कर गई, ये एक्सप्लोड कर गई, 3 फ्रेगमेंट्स हो गए इसके, 3 फ्रेगमेंट्स, 3 टुकड़े टूट गए इसके, ठीक। ये क्या कर गई? एक्सप्लोड। और तीनों के मास का रेशो 1:1:3, यानी 2 टुकड़े तो बराबर मास के हैं, लेकिन एक 3 गुना मास का, एक 3 टाइम्स मास का, ठीक। अब ये कहता है that 2 pieces of equal mass fly off perpendicular to each other। जो इक्वल मास के पीसेज हैं, they fly off perpendicular to each other।
ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर गए विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। बताइए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हेवियर फ्रैगमेंट? एक बात बताइए, जब ये एक्सप्लोड हुआ तो आपने कोई फोर्स लगाई थी बाहर से? अपने आप टूटा ना। अगर ये अपने आप टूटा है इसका मतलब बिल्कुल ठीक मोमेंटम टूटने से पहले का और बाद का कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अभी एक्सप्लोड हुआ, इसमें से दो टुकड़े निकले, दो तो बराबर थे और एक 3 गुना मास का था, देखा? और ये दोनों जो बराबर वाले थे कितनी स्पीड से गए? 30 मीटर पर सेकेंड। और एक दूसरे के कैसे गए? परपेंडिकुलर। अगर मैं ऐसे कह दूं कि एक टुकड़ा m मास का इधर गया, एक टुकड़ा m मास का इधर गया, 30 मीटर पर सेकेंड से और 30 मीटर पर सेकेंड से, तो कोई एतराज तो नहीं दिख रहा? दोनों टुकड़े बराबर मास के थे, mm मास के थे और दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल पे चले गए, बिल्कुल चले गए। हाँ, मुझे बताओ तीसरा टुकड़ा किधर जाना चाहिए? कल परसों हम बात करते थे गुप्ता जी के घर में, हम गए थे, उसके सारे टुकड़े गुप्ता जी गए थे, वापस आए थे ना, वापस आए थे ना, टू कंजर्व मोमेंटम। तो अगर दो टुकड़े उधर की तरफ गए हैं तो इन दोनों का जो मोमेंटम का रिजल्टेंट आएगा उसके ऑपोजिट दूसरा वाला जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। लेकिन किधर जाना चाहिए? लेकिन किधर जाना चाहिए? इन दोनों का कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट निकलेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर भी निकले, इधर निकले 45 पे तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे आएगा। तो तीसरा टुकड़ा किधर भागेगा? इनके मोमेंटम के ऑपोजिट। अब बताओ क्यों? पहले तो बताओ क्यों? मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। ओवरऑल मोमेंटम का सम कितना आएगा? आपने एक जगह ये लिखा है, जरा गौर करो आप। लेट अस टेक बहुत सारे पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उनका सम टोटल कितना आ रहा है? इसे कहते क्या है? वेक्टर सम ऑफ ऑल द मोमेंटम्स इज 0। सारे मोमेंटम का वेक्टर सम कितना आएगा? 0। अगर एक टुकड़ा इधर जाएगा तो उसको कंजर्व करने के लिए दूसरा टुकड़ा इधर जाएगा। बुलेट इधर जाएगी तो गन इधर जाएगी, गैसेस इधर जाएंगी तो रॉकेट ऊपर जाएगा। यही तो हो रहा है सबसे। अगर इन दोनों का जो मोमेंटम आएगा, नेट मोमेंटम इधर को आएगा तो उसको कंजर्व करने के लिए ये किधर भागेगा? इधर को भागेगा, जाएगा कि नहीं? लेकिन अब ऐसे करूँगा, जब हमने कंपोनेंट्स तोड़ने सीख ही लिए तो क्यों ना कंजर्वेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कर दिया जाए? क्यों ना इसका मोमेंटम इधर और इधर तोड़ दिया जाए, इसका मोमेंटम भी इधर और इधर तोड़ दिया जाए। मैं आपसे पहले कहता हूँ इस बात के लिए, कभी भी टेढ़ी चीज़ें मत देखो, उसके कंपोनेंट तोड़। जैसे अभी पिछले बारे में तोड़ा p√2 जो हमने तोड़ा p/√2, सेम इसका मोमेंटम p, इसका मोमेंटम p किसके बराबर आ गया है? मास दे रखा है क्या इसका? नहीं, m इंटू वेलोसिटी। इसका मोमेंटम ऑब्वियसली सही है। इसके कंपोनेंट्स तोड़ो, इस तरफ तोड़ो, cos 45 ठीक है जी, खत्म। तोड़ दिए कंपोनेंट्स, इसके तोड़। sin 45 cos 45 1/√2 ही होता है। ठीक, इसकी वेलोसिटी किधर होगी? होगी कि नहीं होगी? मोमेंटम कंजर्व करने का मतलब क्या होता है कि सारे वेक्टर्स का मोमेंटम सब कितना आएगा? मोमेंटम का 0।
यानी इधर वाला मोमेंटम इसके बराबर आएगा और ये वाले तो कट ही गए आपस में, ये दोनों कट गए कि नहीं कट गए? वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कट गया कि नहीं कट गया? नहीं कटा। चलो फिर फाइनल करो, फाइनल कर दो, ये निकाल दो इनको वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी से 3m मास का ऑब्जेक्ट मूव करे, प्लीज करो। मोमेंटम कंजर्व करने का मतलब क्या है कि एक्सप्लोड होने से पहले मोमेंटम और एक्सप्लोड होने के बाद का मोमेंटम कर दो।